शुक्र तारे के समान लिखी है स्वामी आनंद ने। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं है। मतलब आकाश में जो हमारी जो तारा मंडल है उसके अंदर एक शुक्र तारा है जो सबसे अलग होता है, अलग चमकता है। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। शुक्र तारा जो है वो चांद का साथी है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं है। मतलब किसी चीज की चमक को व्यक्त करना हो तो उसको शुक्र तारे के समान समझाया बताया जाता है। शुक्र तारा उसकी चमक सबसे अलग है। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती है। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र कार्य की तरह अचानक अस्त हो गए। जैसे शुक्र तारा बहुत थोड़े समय के लिए आकाश में उगता है, वैसे ही जो महादेव जी थे उनके कार्यों से इतने अच्छे कार्य किए, थोड़े समय के लिए ही किए, थोड़े समय ही वो जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने ऐसे कार्य किए कि उनकी चमक आज भी शुक्र तारे के समान दिखाई पड़ती है। देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र कार्य की तरह अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हमाल कहने में और कभी कभी अपना परिचय पीर बावर्ची भिस्तीखर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव करते थे। मतलब जब उनका कोई इंट्रोडक्शन पूछता था क्या गांधी जी का हमाल, हमाल को तो कुली जो बोझ उठाता है कि मैं गांधी जी का बोझ उठाता हूँ, मैं उनका हमाल हूँ, ठीक है। या फिर पीर बावर्ची खाना बनाना, भिस्तीखर मतलब भिस्ती वो भी एक वर्कर ही होता है एक तरह से, भिस्ती भी। तो ये अपने आप को ये इंट्रोडक्शन अपना इंट्रोडक्शन ये देते थे वो और उसमें उनको गौरव का अनुभव होता था, उन्हें गौरव महसूस होता था। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया कि मेरे बाद मेरे जो आंदोलन है उनको यही आगे बढ़ाएंगे। सन 1919 में जलियांवाला बाग की हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने उसी समय महादेव को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। सभी लोग इनको प्यार करने लगे थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके, मतलब वो सबकी कहानियां सुनते थे और शॉर्ट में उनको तैयार करके गांधी जी के सामने पेश करते थे। मतलब जो उनकी मुख्य समस्या हो करती थी उसी को गांधी जी के सामने लेकर जाते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकात भी करवाते थे। गांधी जी बंबई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे कॉर्निकल में इन सब विषयों का लेख लिखा करते थे। कार्निकल में जगह की तंगी बनी रहती थी, मतलब कॉलम जो होता था बहुत छोटा होता था। कुछ ही दिनों में कार्निकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्निमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बंबई के 3 नए नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। इनके अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। इनमें जो लास्ट वाले थे वो श्रीमती बेसेंट को के अनुयायी थे, उनको मानते थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे, लेकिन उसमें कार्निकल वाले हार्निमैन की मुख्य रूप से लिखते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बंबई के बेजोड़ नेता भी थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाए। मतलब गांधी जी को उन्होंने संपादक की पोस्ट ऑफर की। गांधी जी को तो इनकी सख्त जरूरत थी। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगे। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। साप्ताहिक जो होता है 1 बार होता है हफ्ते में, लेकिन उन्होंने 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया। हर रोज पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप, गांधी जी के लेख, ये सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते थे। यंग इंडिया के पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। 6 महीने के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डालने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादक सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापा खाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ये जहां भी होते वहां से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच समय निकालकर लेख लिखते और भेजते।
सम प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी के पद को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। महादेव गांधी जी की यात्राओं और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते थे। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रणी समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे, उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे। कौन? महादेव। उन्होंने आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सभी गुणों के तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबसे बड़ा, सबका लाडला बना दिया। एमडी मतलब महादेव को सबका लाडला बना दिया। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत की साथ साथ शुरू की थी और पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता था। मतलब वकील का काम क्या होता है? काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला प्रूव करना होता है। सही को गलत और गलत को सही प्रूव करते हैं जो वकील होते हैं। साहित्य और संस्कार के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरद चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पलटना शुरू कर दिया था। चित्रगंधा, कंच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानी आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। भारत में अनेक अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वायसराय के नाम से जाने जाने वाले गांधी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी लंबी सांस लेते रहते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज ना डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी के सेक्रेटरी के सम्मान खुश नसीब सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। मतलब उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर नहीं मिलेगा। पढ़ने वाले को मंत्र मुक्त करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन, महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी टिप्पणियां, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। मतलब राइटिंग अच्छी थी और स्पीड भी अच्छी थी। वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। वो जितनी देर में लोग शॉर्ट हैंड करते उतनी देर में वो लिखते थे। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रणी समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखा करते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते थे, तो भले ही उनमें से कुछ भूलें या कमी खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में मजाल है कि कोमा मात्र की भी कहीं भूल हो। गांधी जी कहते हैं, महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों दरे उबली दबाकर रह जाते थे। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने से हिचकिचाते थे। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रभाव घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तक भी पढ़ते रहते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में नया या दौड़ती रेलगाड़ी के डिब्बे के ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े से बड़े झोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें में पढ़ते रहते अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीत के बीच में स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते, कब अपनी हाजते रफा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता था। वे 1 घंटे में 4 घंटों का काम निपटा देते थे। काम में रात और दिन के बीच का कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे सूत काटना कभी नहीं चूकते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश की
धागा जो बनाया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना, दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठोस या ठोकर की बात तो दूर है, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी नहीं चुभती। उनकी निर्मल प्रतिभा और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती है। उसमें सराबोर होने वाले के मन से उसकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिन तक उतरता नहीं है। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। कामकाज की अनवरत व्यवस्थाओं के बीच कोई कल्पना भी नहीं कर सके इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। प्रथम श्रेणी के शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलन, समाचार पत्रों की चर्चाओं की भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला, फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उनके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। संस्करण मतलब कॉपियां। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां एक दो झोपड़े बने, फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और चिरंजीवी नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। आते जाते पूरे 11 मील चलते थे। रोज रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इनका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो उससे उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में से एक कारण माना जा सकता है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना रहा। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते हैं, ऐ रे जख्म जोखे नहीं जसे, यह घाव कभी योग से नहीं भरेगा नहीं। मतलब जो जख्म उनकी मृत्यु से लगा वो योग से भी उस जख्म को नहीं भर सकते। बाद के सालों में प्यारे लाल जी का कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास ही उनके मुंह से महादेव ही निकलता था।